CH11 आरव का अपना समन्ड बीस्ट। आओ आओ, सभी एक लाइन में खड़े हो जाओ। आरव ने खुद को शांत किया और अपने पूरे फोकस को एक बार फिर से 7वें स्टार को कंट्रोल करने की कोशिश में लगाया। पहला स्टार सबसे वफादार था। आखिरकार वो इस पर हर दिन ध्यान देता था। जैसे ही आरव ने एक कमांड जारी की, पहले स्टार ने तुरंत अपनी चंचल गतिविधियों को रोक दिया, जिससे ये स्टार डस्ट के बीच में तैरने लगा। दूसरा स्टार कुछ हद तक जिद्दी था। इसने सहयोग करने की अनिच्छा दिखाई, जैसे ही ये पहले स्टार का पीछा करता हुआ आया। उनके पीछे तीसरे, चौथे और 5वें स्टार थे। छठा स्टार बहुत ही ज्यादा वफादार था। वो उतावलेपन से फॉर्मेशन में भागा। ठीक है, अब सिर्फ आखिरी स्टार बचा है। आरव ने अपना पूरा फोकस, अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर्स 7वें स्टार में डाल दी। 7वां स्टार स्टार डस्ट के अंदर हाई स्पीड से गोल घूम रहा था, इससे पहले कि वो आरव के विचारों को सुने और धीरे धीरे धीमा हो जाए। वो उदास होकर और नाखुशी लेकर धीरे धीरे स्टार पाथ में अपनी जगह ले रहा था। गुड बॉय, गुड बॉय। जैसे ही आरव ने देखा कि 7वां स्टार समर्पण के संकेत दिखा रहा है, वो हल्की उत्तेजना महसूस करने लगा। पहले के 6 स्टार्स कुत्तों की तरह वफादार थे। अगर आप उन पर चिल्लाते हो, तो वो वफादारी से बैठ जाएंगे, बिना हिले डुले। 7वां स्टार एक बिल्ली की तरह था, गुस्से वाला और जिद्दी सिर से पैर तक। धीरे 7वां स्टार आखिरकार अपने दूसरे स्टार्स के साथ जाकर खड़ा हो गया। स्टार पाथ पूरा हुआ। मैजिक एक्टिवेशन सक्सेसफुल। आरव, जो अपने समनिंग एलिमेंट की तरह ही एक ग्रे रंग का टी-शर्ट पहने हुए था और बस के सबसे पिछली सिर पर बैठा था, अचानक एक ट्रांसपेरेंट लेकिन लाइट ग्रे रंग में चमक रही बड़ी सी रिंग उसके शरीर के चारों ओर हवा में लहराती हुई दिखाई दी। इस बड़े से रिंग पर जादुई मंत्र लिखे हुए थे। इस लाइट ग्रे रंग की बड़ी सी रिंग को छुआ नहीं जा सकता था। ये पृथ्वी पर मौजूद होलोग्राम की तरह था, जिसे आप सिर्फ देख सकते थे लेकिन छू नहीं सकते थे। डायमेंशनल समनिंग। ये तो डायमेंशनल समनिंग है। आरव का दिल एक जंगली उत्तेजना से भर गया। वो खुद को ऊपर की ओर देखकर हंसने से रोक नहीं सका। अभी अनन्या के स्कूल के आने में काफी समय है, तब तक मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। 4 घंटे बाद वो बस से उतर गया। मुझे लगता है कि अनन्या के स्कूल खत्म होने में अभी भी आधा घंटा बचा है। वो जब इस बारे में सोच रहा था तो उससे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। मुझे लगता है इतने समय में मैं डायमेंशनल समनिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आरव को पता था कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा, इसलिए वो इसके लिए पहले से ही तैयार था। समनिंग एलिमेंट के बारे में उसने अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। समनिंग एलिमेंट को समझाना बहुत ही मुश्किल था। समनिंग एलिमेंट बाकी सभी दूसरे एलिमेंट्स में इसे अनस्टेबल एलिमेंट कहा जाता था। अगर आप इसका इस्तेमाल एक एक्सपर्ट मैजिशियन की तरह करते हैं, तो आप अपने इलाके के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकते, तो आप एक आम इंसान जैसे ही हैं, जो अपने कुत्ते को पार्क में टहलाने के लिए ले जाता हो। शक्ति के मामले में एक प्राइमरी मैजिशियन और एक सर्वेंट लेवल का मैजिकल बीस्ट दोनों के बीच ये एक आम बात है कि सर्वेंट लेवल का मैजिकल बीस्ट ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। एक प्राइमरी मैजिशियन को उस लेवल के मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए मैजिशियंस का एक स्क्वाड बनाना होगा। जहां तक समन्स का सवाल है, अगर वो एक ऐसा बीस्ट समन करने में कामयाब होते हैं जिसकी युद्ध शक्ति मैजिकल बीस्ट के बराबर होती है, तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने एक प्राइमरी मैजिशियंस के स्क्वाड के बराबर की युद्ध शक्ति हासिल कर ली है। इसलिए सभी मैजिशियंस समनिंग एलिमेंट को पाना चाहते थे और दूसरे समनर को देख जलते थे। अगर डायमेंशनल समनिंग स्पेल की बात करें, तो एक बार जब आप अपने डायमेंशनल समनिंग का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी आत्मा एक ऐसे दुनिया में पहुंच जाती है जिसका हमारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, जिसे समन्ड बीस्ट की दुनिया कहा जाता है। उस जगह पर आपकी आत्मा समन्ड बीस्ट की दुनिया के अंदर तेजी से घूमेगी, जिसके बाद आपका काम अपने सबसे नज़दीकी एरिया में मौजूद बीस्ट को चुनना होगा। जब आपकी आत्मा समन्ड बीस्ट की दुनिया के अंदर घूम रही होगी, तो जिन समन्ड बीस्ट से आप मिलेंगे वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग होंगे। और यही कारण है कि समनिंग एलिमेंट सबसे अनस्टेबल एलिमेंट है। जब आप अपनी पहली समनिंग करेंगे, तो आपके लिए ये जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि आप किस तरह के समन्ड बीस्ट को अपनी दुनिया में आपकी मदद करने के लिए समन करेंगे। डायमेंशनल समनिंग कुछ इस तरह होती थी जैसे कि आप किसी जू में अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर जाते हो और वहां से कोई भी जानवर पकड़ कर ले आते हो। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है
कि आप जू में आंखों पर पट्टी बांधकर एक चूहे को भी पकड़ सकते हो और शेर भी, क्योंकि आपके पास समन्ड बीस्ट की दुनिया में रहने के लिए लिमिटेड समय ही होता है। समनिंग एलिमेंट का स्पेल दूसरे एलिमेंट्स से बहुत अलग था। हालांकि आरव को ये बहुत पसंद आया था। एक ऐसी दुनिया में जाने का मौका मिलना जहां समन्ड बीस्ट रहते हो, ये इसे और भी इंटरनेटिंग बना देता है। आरव चलते चलते एल जंगल में आ गया था। अब वो यहाँ अपने डायमेंशनल समनिंग का इस्तेमाल कर सकता था। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और धीरे धीरे अपने समनिंग स्टारडस्ट में स्टार्स को जोड़ना शुरू कर दिया था। समनिंग स्टारडस्ट ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही थी, जो कभी कभी चांद की तरह चमक रही थी। जब आरव सभी स्टार्स को एक दूसरे से जोड़ रहा था, तो चांदनी की चमक और साफ साफ दिखाई देने लगी। जब सातों स्टार्स एक दूसरे से जुड़ गए, तो ये एक चांद की तरह ही दिखाई देने लगा। जब एक स्टार पाथ बना, तो ये आरव के शरीर के चारों ओर घूमने लगा। ये ठीक चांद के चमक की तरह ग्रे रंग का दिख रहा था। जैसे ही ये धीरे धीरे आसमान की ओर जाने लगा, तो वो पृथ्वी पर बताए जाने वाले यूएफओ से निकल रही रोशनी जैसा था, जो सीधा आसाम की ओर एक सुरंग खोल रहा था जो उसे किसी अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। आरव ने अपनी आंखें खोलीं। वो अब उस जंगल में नहीं था। उसकी आत्मा एक अलग, रहस्यमय तरीके से किसी दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर रही थी। उसे इस काले सुरंग के आखिरी छोर पर एक वाइट कलर में चमकता हुआ दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। आरव को ये किसी सपने जैसा लग रहा था, जैसा कि उसके सामने जो दिखाई दे रहा था, सच में वो काफी दूर था। ये किसी सपने की तरह, फिर भी वो इस सपने के दृश्य को शांति से देख रहा था। आरव को इस समय घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों महसूस हो रही थी, क्योंकि वो इस समन्ड बीस्ट की दुनिया में लिमिटेड समय तक ही रह सकता था और उसे इस लिमिटेड समय में ही एक बीस्ट को अपने कंट्रोल में करना होगा और उसे इस दुनिया से अपने दुनिया में ले जाना होगा। अगर वो जल्दी से उस बीस्ट को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता जिसे वो समन करना चाहता था, तो ये समनिंग फेल हो जाती। अपने कंट्रोल का इस्तेमाल कर आरव इस दुनिया में तेजी से ट्रैवल करने लगा। वो बीस्ट जो मैदानों में तेजी से दौड़ रहे थे, आरव द्वारा इतनी तेजी से पीछे छोड़ दिए गए थे कि वो अब उसे दिखाई भी नहीं दे रहे थे। आवू। अचानक एक नीला साया एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर अपना सिर उठाकर अंधेरे आसमान में चिल्लाने लगा। आरव ने उस स्पिरिट वुल्फ की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। अब तुम ही मेरे समन्ड बीस्ट बनोगे। उसने अपने कंट्रोल का इस्तेमाल कर एक अदृश्य रस्सी बनाई, जो उस स्पिरिट वुल्फ पर जा गिरा। जैसे ही उसने अपनी रस्सी को मजबूत किया और खींचा, बंधी हुई रस्सी तेजी से टूट गई और आरव जो उस रस्सी की मदद से अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस स्पिरिट वुल्फ के माथे पर डालने की कोशिश कर रहा था, वो भी गायब होती हुई दिखने लगी। स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को अपने समन्ड बीस्ट पर लगाना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि इसी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट की मदद से वो समन्ड बीस्ट आपके बुलाने पर कभी भी आपकी दुनिया में आ सकता था और आप दोनों के बीच एक कनेक्शन जुड़ जाता था जिससे आप अपनी दुनिया में रहते हुए भी एक दूसरे से बात कर सकते थे। उसका स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस स्पिरिट वुल्फ पर से हटता देख आरव निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसे एक महान समनर द्वारा लिखी गई बुक का एक पैराग्राफ याद आया। आपको किसी समन्ड बीस्ट को कंट्रोल करते समय उससे दोस्ताना बर्ताव करना होगा। याद रखें कि आप और दूसरी दुनिया से बतलाए जाना वाला बीस्ट मालिक और गुलाम की तरह नहीं होते हैं। आप एक डायमेंशन की एनर्जी का इस्तेमाल करके उनसे दूसरी दुनिया में आकर आपकी मदद करने के लिए कहीं रहे हो। इसलिए तुम्हें बीस्ट के साथ एक समझौते पर पहुंचना होगा, न कि जबरदस्ती उन्हें अपना गुलाम बनाना है। आरव ने इस बात को गहराई से समझा, इसलिए उसने दूसरी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को लगाते समय अच्छा बर्ताव करने का सोचा। पहली स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को एक तरह से फैल माना जा सकता था, शायद इसलिए कि आरव ने अपने कंट्रोल को एक रस्सी में बदल दिया था। ये तरीका किसी से मदद मांगने जैसा नहीं बल्कि किसी को किडनैप करने की कोशिश करने जैसा था। दूसरी बार आरव ने अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को एक नाजुक गुलाब के फूल में बदल दिया, जो धीरे उड़ता हुआ स्पिरिट वुल्फ के माथे पर जाने लगा, लेकिन अभी भी स्पिरिट वुल्फ इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद स्पिरिचुअल इम्प्रिंट स्पिरिट वुल्फ के माथे पर दिखाई दिया। जैसे कि उम्मीद थी, ये बीस्ट उसके साथ चलने के लिए तैयार तो था, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं। ये इम्प्रिंट सच में दो दुनिया के बीच सिर्फ एक पुल की तरह ही काम नहीं करता था, बल्कि आरव जब चाहे तब वुल्फ पर लगे इम्प्रिंट की मदद से अपनी दुनिया में रहते हुए भी स्पिरिट वुल्फ से बात कर सकता था। जब आरव समनिंग खत्म हुई तो वो अपने कंट्रोल का इस्तेमाल कर
अपनी दुनिया में चला आया। आरव ने अपनी आंखें खोलीं और उसने महसूस किया कि उसे दूसरी दुनिया में गए हुए अभी बस कुछ ही समय हुए थे। जब आरव ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी तब उसका शरीर यहीं पर था, और जब उसने अपनी आंखें खोली तब से लेकर अब तब बस कुछ सेकंड्स बीते थे। उसकी आत्मा एक दूसरी दुनिया का पूरा एक चक्कर लगा आई थी। हालांकि इस दुनिया में समय बहुत स्लो स्पीड से बीता था। आरव को इस चीज के बारे में पहले से ही पता था, तभी वो अपने शरीर को इस सुनसान जंगल में छोड़ दूसरी दुनिया में गया था। वो बस अपने समंड बीस्ट को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो चांद जैसा चमकने वाला स्टार डस्ट अभी भी गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने उस जगह के स्पेस में एक दरार ला दी जो दोनों दुनिया को जोड़ता था। वो स्पिरिट वुल्फ जिस पर आरव ने अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगाया था, आराम से लेकिन जिज्ञासापूर्वक अपना फर वाला नीला सिर, अपने भयानक दांत जो किसी को भी सतर्क कर दे, दरार से बाहर निकला। जब उसने आरव को देखा तो वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो सीधे चांद जैसे दिखने वाले स्टार डस्ट से बने दरार से निकलकर आरव के पास चला गया और अपनी चमकीली नीली आंखों से अपने आसपास की जगह को देखने लगा। CH-12 स्पिरिट वुल्फ और ब्लू आइज गैंग से फाइट। आरव, मेरा भाई तू मेरी जान है, गुनगुनाते हुए अनन्या के स्कूल की ओर जा रहा था। उसने अपने स्पिरिट वुल्फ को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया था। वो उसे किसी पालतू पेट की तरह नहीं बल्कि अपने एक दोस्त की तरह मानता था। वो एक्साइटेड होते हुए अपने और स्पिरिट वुल्फ के साथ भविष्य में होने वाले एडवेंचर्स के बारे में सोचते हुए गाना गुनगुना रहा था। अनन्या का स्कूल एक प्राइवेट गर्ल्स स्कूल था। वहाँ सबसे नाजुक और फैशनेबल लड़कियां पढ़ती थीं। इस स्कूल और दूसरे स्कूलों में फ़र्क ये था कि यहाँ मैजिक थ्योरी बेकार के एग्जाम्स नहीं होते थे, और यहाँ ऐसे मूर्ख भी नहीं थे जो सिर्फ मैजिक की बुक्स पढ़कर एग्जाम्स लिखना जानते थे। ये लड़कियां मैजिशियंस बैकग्राउंड वाले परिवारों से आती थीं, इसलिए वो आम तौर पर किसी भी मैजिक स्टूडेंट्स से ज़्यादा जानती थीं। उदाहरण के लिए, उनमें से कुछ अक्सर अपने सीने पर मैजिक टूल पहनती थीं। ये जादुई दूसरी पीढ़ी की अमीर गर्ल्स थी जो जन्म से ही स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने वाले जादुई इक्विपमेंट पहने रहती थी। उनके सामने आरव बस एक किसान था जिसे कदम दर कदम चढ़ाई करनी पड़ती थी। आरव स्कूल की ओर से होते हुए स्कूल की सामने वाली छोटी पहाड़ी के पास बने एक पार्क की ओर जा रहा था। आरव अनन्या के कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। वो जरूर लड़कियों के साथ थोड़ी देर घूमेगी और स्कूल के सामने वाली पहाड़ी के पास बने छोटे से पार्क में थोड़ी देर रहकर हॉस्टल चली जाएगी, क्योंकि उसे उस पार्क के गुलाबों की महक बहुत पसंद थी। आरव जैसे ही उस छोटे से पार्क के पास पहुंचा, उसे वहां एक बड़े से पेड़ की बेलों से बना एक रस्सी का झूला दिखाई दिया। झूला बिना हिले डुले खड़ा था, बिना किसी हलचल के। झूले पर एक काले, लंबे बालों वाली लड़की बैठी थी। सर्दी की हवा ने उसके बालों को बिखेर दिया, जिससे एक रेशमी सफ़ेद और नाजुक चेहरा दिखाई दिया। उसकी लंबी पलकें, शानदार नाक और जेड जैसी चमकती हुए होंठ। वो झूले पर बैठी थी और उसके आसपास नाजुक गुलाब के फूल थे। ये सीन किसी पेंटर द्वारा बनाई गई सुंदर पेंटिंग से कम नहीं लग रहा था। आरव के कदम अचानक रुक गए। इस पल में आरव ने कुछ गलत महसूस किया। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं क्योंकि उसने झूले पर बैठी सजीली लड़की की ओर बढ़ते हुए कदम बढ़ाए। लड़की ने भी किसी के चलने की हलचल सुनी। हालांकि जब उसने देखा कि ये आरव था तो उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उसने बस हल्की हंसी हंसते हुए कहा, जैसे कि वो जानती थी कि उसका भाई यहाँ जरूर आएगा और वो यहाँ उसका इंतजार कर रही थी। भाई आरव, लड़की ने मीठी आवाज में पुकारा। फिर वही बेकार चीज है ना? जैसे ही आरव ने पास आकर देखा, उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखने लगा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। आज मैं जरूर उनसे निपटूंगा। वो तुम्हारे जैसी लड़की के साथ हर वक्त ऐसा कैसे कर सकते हैं? आरव का गुस्सा बढ़ गया और उसने पहाड़ी के ऊपर जाना शुरू कर दिया। वहां बहुत से लोग हैं, भूल जाओ इसे। अनन्या ने सिर हिलाते हुए आरव को गुस्सा छोड़ने की सलाह दी। इसे भूलना मुमकिन नहीं है। मैं आज इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। पहले तो वो अकेला और कमजोर था, लेकिन अब उसके पास उसका दोस्त स्पिरिट वुल्फ है, जिसकी मदद से वो उन्हें ऐसा सबल सिखाएगा कि वो फिर कभी उसकी बहन को परेशान नहीं करेंगे। आरव ने और कुछ नहीं कहा और पहाड़ की ओर चल पड़ा। झूले पर बैठी अनन्या ने आरव को खींचने की कोशिश की, लेकिन आरव पहले ही पहाड़ी पर चढ़ चुका था, गुस्से में भरा हुआ। अनन्या आरव के स्वभाव से परिचित थी। उसने हमेशा उसके लिए इस इलाके के बदमाशों और गुंडों से लड़ाई की थी।
वो हर बार कई लोगों से लड़ता और चोटों के साथ लौटता। ये ऐसी चीज थी जिसे वो सबसे कम देखना चाहती थी। इस बार उसे परेशान करने वाले कुछ छोटे गुंडे या बदमाश नहीं थे। ये लोग बहुत पहले स्कूल छोड़ चुके थे और अब अपनी एक अलग गैंग बना ली थी। इस इलाके में घूमने वाले उन लोगों की गैंग को ब्लू आइज गैंग के नाम से जाना जाता था। उन्हें यहाँ के अमीर लड़कियों ने किराए पर रखा था, जिसे भी वो पसंद नहीं करती थी। वो इन गुंडों की मदद से उन लोगों का जीना मुश्किल करवा देती थी। वहाँ कम से कम 5 लोग थे और उनमें से 2 के शरीर बहुत मजबूत थे। उनके शरीर आरव के मुकाबले कई गुना बड़े और मस्कुलर थे। अगर आरव वहां जाकर उन्हें ढूंढता तो उसे जरूर ही बुरी तरह से पीट दिया जाएगा। पहाड़ी पर एक टेंट बना हुआ था। राज, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम इसे इस तरह करके खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? एक लड़के ने सिगरेट मुंह में दबाते हुए और ताश के पत्तों को हाथ में पकड़े हुए कहा। हम कमजोर दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये 16वीं बार है जब मैंने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उसे प्रपोज किया था, अपने इमोशंस को उसके सामने दिखाया। क्या मैं यहाँ टेंट में बैठकर कार्ड्स खेलते हुए उसे सोचने का एक और मौका नहीं दे सकता? मैं आज यहाँ तब तक उसका इंतजार करूंगा जब तक वो हाँ या ना मैं जवाब नहीं दे देती। राज नाम के लड़के ने जवाब दिया। जैसे ही गुस्से वाली आवाज उसके गले से निकली, दरार से एक फर वाला नीला सिर अपने भयानक दांत के साथ दरार से बाहर निकला। आवू वू 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 वू। हे भगवान! वो क्या है? ये क्या एक बीस्ट? ये बीस्ट ऐसे कैसे यहाँ आ गया? शायद इस बच्चे ने इससे समन किया है। वो एक जादूगर है। इन लोगों में राज ने ही बाहर की दुनिया को सबसे अच्छी तरह से देखा था, इसलिए उसके पास थोड़ी बहुत मैजिक की जानकारी थी। ये गैंग भले ही पूरे शहर के फेमस गुंडों की थी और लेकिन फिर भी गुंडे अभी भी सिर्फ मुक्कों और लातों पर ही निर्भर रहते थे। एक असली जादूगर के सामने वो कचरे भी नहीं कहे जा सकते थे। वो बच्चा जादूगर कैसे हो सकता है? राज और गैंग के लोग इस बीस्ट को देख बहुत डर गए थे, इस अविश्वसनीय नज़ारे को देख जो उनके सामने था। उनके हिसाब से अगर कोई पेड़ पर मुक्का मारने के बाद निशान छोड़ सकता है तो वो गुंडों के बीच एक ताकतवर कैरेक्टर माना जाएगा। हालांकि वो लोग कभी ऐसे इंसान से नहीं मिले थे जो बस कुछ ही समय में एक इतने बड़े और भयानक बीस्ट को बुला सकता था। आरव ने सामने खड़े राज और उस मांसल आदमी की ओर इशारा किया। तभी स्पिरिट वुल्फ उन दोनों को घूरने लगा। राज को लगा कि उसका गला सूख रहा है और मांसल शरीर वाला आदमी वहां से भागना चाहता था। इससे पहले कि वो एक कदम भी पीछे ले पाता, स्पिरिट वुल्फ चीते की रफ्तार से उसके सामने आ गया। इस पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, वुल्फ में अपने पंजे से उससे दूर फेंक दिया। वो मस्कुलर बॉडी वाला लड़का किसी गेंद की तरह उड़ते हुए सीधा पैड से जाकर टकरा गया और फिर जमीन पर गिर कर कराहने लगा। ये नज़ारा देख राज, जो उसके बगल में ही खड़ा था, वो डर से कांपने लगा। लेकिन फिर भी स्पिरिट वुल्फ में उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया, क्योंकि उसने अपने मालिक का गुस्सा देखा हुआ था, इसलिए उसे पहले से ही बता था कि ये लोग उसके रहम के लायक नहीं थे। उसने उसे अपने पंजों से उठाया और जमीन पर 2 से 3 बार पटकने लगा। राज और उसके साथ वाला मस्कुलर आदमी जमीन पर पिटे हुए थे। अभी कुछ ही समय पहले वो अभी भी अपने घमंड में थे, लेकिन अब जैसे ही स्पिरिट वुल्फ ने उन्हें उठाकर पटका, उनकी पीठ से मांस कट गया, स्किन छिल गई और हड्डियों के टूटने की आवाजें आने लगी। वो मन ही मन दर्द में चिल्लाना चाहते थे, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। पटके जाने से उनका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हर बार जब वो थोड़ा भी हिलने की कोशिश करते तो राज और मस्कुलर आदमी दर्द से तड़पते हुए दिखाई देते थे। हे भगवान! इस भयानक शक्ति को महसूस करने के बाद सिगरेट वाला आदमी इतना डर गया था कि उसने जमीन पर घुटने टेक दिए। उसका शरीर अचानक कांपने लगा। उसने भागने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि वो इस बीस्ट से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था। काउबॉय हैट वाला आदमी पूरी तरह से हैरान था। ऐसा था जैसे वो एक मूर्ति में बदल गया हो। हालांकि हेडफोन वाला आदमी बस वहीं खड़ा था। उसकी जीन्स पूरी तरह से भीग गई थी। ये यहाँ तक कि उसके जूतों पर भी टपकने लगा था। CH-13 काला जादू। एक टेंट के पास ऊंची पहाड़ी पर वहां एक चांद जैसी एक गोल चीज चमक रही थी जो तुरंत गायब हो गई। आरव ने अपने स्पिरिट वुल्फ को उसकी दुनिया में भेज दिया था, क्योंकि शहर के अंदर किसी बीस्ट को समन करना मना था। ये तो अच्छा था कि वो इस ऊंची पहाड़ी के सुनसान इलाके में था जहां पर कोई नहीं आता था,
नहीं तो उसके लिए चीज़ों को संभाल पाना मुश्किल हो जाता और अगर कहीं यहाँ के पुलिस वाली को इसके बारे में पता चलता तो वो उसे सीधा जेल में बंद कर देते। उसे इन लोगों का कोई डर नहीं था कि वो इस बारे में किसी से कुछ कहेंगे। दो लोग जमीन पर पड़े हुए थे। उन्हें थोड़े थोड़े समय में अपने शरीर में तेज दर्द होता था, ऐसा जैसे कोई उनके शरीर को कुचल रहा हो। उनका चेहरा देखने लायक नहीं था। शहर के फेमस गैंग का अहंकारी रवैया कहीं नजर नहीं आ रहा था। बाकी तीन लोग पूरी तरह से डर गए थे। बड़े भाई आरव, हम सभी इंसान हैं। क्या आप हमें इस बीस्ट से मवाकर खुश रह सकते हैं? हम ये फिर कभी नहीं करेंगे। सिगरेट वाला आदमी इतना डर गया था कि उसकी आत्मा तितर बितर हो गई थी। उसकी आंखों में उसके सामने खड़ा 16 साल का लड़का उसके बुरे सपनों में दिखाई देने वाले राक्षसों से भी ज्यादा डरावना था। आप एक सम्मानीय जादूगर हो। आपको अपने आप को हमारे जैसे कचरे के लेवल वाले गुंडों के लेवल तक नहीं आना चाहिए। मैं विनती करता हूं, अब हमारे साथ कुछ भी मत करो। काउबॉय हैट वाला आदमी कांपती हुई आवाज में बोला। राज और मस्कुलर आदमी की हालत देखकर ये बहुत ही डरावना था। काउबॉय हैट वाला आदमी ऐसा नहीं बनना चाहता था। आरव ने राज और मस्कुलर आदमी की ओर देखा और बाकी तीन लोगों की ओर भी देखा जो पूरी तरह से डरे हुए थे। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, आरव ने शांत होकर कहा। सच तो ये था कि आरव खुद भी थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं अगर ये दोनों लोग यही पड़े रहे तो इन दोनों की यही मौत ना हो जाए। ये पहली बार था जब उसने ऐसे किसी हालात का सामना किया था। अब तक कोई हताहत नहीं हुआ, नहीं तो चीजें उसके लिए मुश्किल हो जाती। हम जरूर यहां से चले जाएंगे, हम अभी चले जाएंगे। काउबॉय ने जादूगर का गुस्सा शांत होता देखा तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। बाकी दो ने इसके बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत जमीन पर पड़े दो लकवाग्रस्त लोगों को सहारा दिया। टेंट के अंदर जाने के बाद आरव ने व्हीलचेयर से कार्ड्स हटा दिए। उसने व्हीलचेयर को उठाया और सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाने लगा। ये तीन लोग अभी भी आरव को देखते हुए डर से कांप रहे थे। अचानक आरव घूम गया। तीन लोग डर के मारे जल्दी से एक कदम पीछे हट गए। ओह हाँ, अगर कोई पूछे तो बताना कि ये दोनों किसी से बुरी तरह पीटे गए हैं। अगर तुमने मेरे जादूगर होने और बीस्ट की बात फैलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। तीनों लोग सिर हिलाने लगे जैसे वो उसके स्पिरिट वुल्फ की तरह ही उसके पालतू बन गए हों। वो और भी ज्यादा आज्ञाकारी हो गए थे। आरव मुड़ा और व्हीलचेयर उठाकर चल दिया। पहले तुम्हें उन्हें बेरहमी से पीटना चाहिए, फिर तुम उन्हें थोड़ा सा फायदा देते हो। आरव को विश्वास था कि ये लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे और वो इस मामले को बाहरी दुनिया में नहीं फैलाएंगे। पत्थर की सीढ़ियों से नीचे की ओर चलते हुए आरव आखिरकार जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। किसने सोचा था कि वो आज इन गुंडों को इस तरह सबक सिखाएगा। उसके पास समनिंग ताकत होते हुए 5 गुंडे जो उसे पहले तंग करते थे आवारा कुत्तों की तरह हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और उसके लिए ये अनुभव एक सपने जैसा था। समनिंग एलिमेंट समंड बीस्ट सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे आश्चर्य है कि फायर एलिमेंट की प्राइमरी रैंक स्किल फायर बस्ट कैसी शक्ति रखती है। एनुअल मैजिक एग्जाम में अभी आधा साल बाकी है। मैं फायर एलिमेंट की प्राइमरी रैंक स्किल फायर बस्ट को इस्तेमाल करने से अब खुद को रोक नहीं सकता। मैं आधे साल में फायर एलिमेंट को भी कंट्रोल करके उसका मैजिक इस्तेमाल करूंगा। आरव जानता था कि प्राइमरी रैंक की स्किल सबसे लो रैंक की जादू स्किल होती थी। प्राइमरी रैंक के बाद इंटरमीडिएट और एडवांस रैंक भी था। हाँ, विंड एलिमेंट के टीचर ने इसके बारे में बताता था। विंड एलिमेंट की एडवांस रैंक स्किल विंड विंग्स होते थे जो तुम्हें आसमान में उड़ने की क्षमता देती है। काश अगर मैंने विंड एलिमेंट अवेकेन किया होता और एक एडवांस रैंक मैजिशियन बन जाता तो मैं विंड विंग्स की मदद से कहीं भी जा सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि एक एडवांस मैजिशियन बनना अभी भी उसके लिए एक बहुत लंबा सफर था। इस सफर में उसे कई मुश्किलों और चैलेंजेस का सामना कर आगे बढ़ना था। काफी समय बाद आरव अभी भी अपनी उत्तेजना को दबाने में मुश्किल हो रही थी। उसका मन लगातार उसने जो जादू की नॉलेज सीखी थी उसे के बारे में सोच रही थी। वो जानना चाहता था कि जादूगरों के पास और कौन सी लेजेंडरी स्किल्स होती थी जो आसमान तक का सीना चिर सकती थी। अभी भी झूले पर बैठी हुई एक लंबे बालों वाली एकदम सीधी नाक वाली लड़की थी जिसका सिर थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। वो ध्यान से पहाड़ की ओर देख रही थी। उसने किसी वुल्फ के गुर्राने की आवाज सुनी थी।
उसने एक चांद के आकार की रोशनी पहाड़ से आते हुए देखी, हालांकि वो रोशनी जल्दी से गायब हो गई थी, फिर भी ये एक डरा देने वाला नज़ारा था। क्या वो एक समनिंग मैजिशियन था? अनन्या ने समनिंग मैजिक के बारे में पढ़ा था और वो उसके बारे में अच्छे से जानती थी। उसका शक तो तब ज्यादा हो गया जब उसने किसी वुल्फ के गुर्राने की आवाज़ सुनी। अब उसे अपने भाई के बारे में सोचकर घबराहट होने लग गई थी, लेकिन कोई समनिंग मैजिशियन भला इस छोटे से शहर में एक बीस्ट समन करने की कोशिश क्यों करेगा? हालांकि एक समनिंग मैजिशियन, आरव और गुंडों का गैंग एक साथ एक ही जगह पर क्या कर रहे होंगे, और उस समनिंग ने तो सच में अपने बीस्ट को समन भी किया। क्या बड़े भाई आरव ठीक है? इस समय अनन्या घबराहट महसूस कर रही थी। उसने अनजाने में अपने होंठ के किनारे को काट लिया। आखिर में एक जाना पहचाना चेहरा पत्थर की सीढ़ी पर से उतरता हुआ दिखाई दिया। वो उसकी व्हीलचेयर को ला रहा था और उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। जब उसने आरव को आते देखा तो अनन्या का दिल आखिरकार शांत हो गया। अनन्या, मैंने उन लोगों से निपट लिया है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आरव ने व्हीलचेयर अनन्या के सामने रखी। मैंने अभी कुछ देखा। वहां एक चांद के आकार का गोला और चांद जैसी रोशनी देखी और किसी वुल्फ के गुर्राने की आवाज भी सुनी, अनन्या ने कहा। ये सुनकर आरव को गर्व महसूस होने लगा। हालांकि उसने बिना कुछ कहे मुस्कराया। उसने अपनी एक आंख मारते हुए अनन्या को देखा। अनन्या को कुछ सही नहीं लगा। उसने ध्यान से सोचा और फिर उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। क्या वो समनर बड़े भाई आरव है? आरव ने इसे स्वीकार नहीं किया। वो बस मुस्कराता हुआ वहीं खड़ा रहा। क्या सच में आप ही वो थे? बड़े भाई आरव क्या अब एक मैजिशियन है? अनन्या ने अविश्वास के साथ कहा। हा हा हा, तुम मेरी असली ताकत देखने वाली पहली लड़की हो, आरव ने अचानक आत्मविश्वास से कहा, अनन्या के नाजुक और प्यारे चेहरे से गालों को छूते हुए। तो क्या आप सच में एक मैजिशियन बन गए हो? आरव ने सिर हिलाया। मेरे टीचर ने कहा था कि प्राइमरी रैंक पर समनिंग एलिमेंट अवेकन करने वाला सिर्फ 10,000 में से एक होता है। समनिंग एलिमेंट को तो इंटरमीडिएट लेवल पर भी एक रेयर एलिमेंट माना जाता है, इसलिए इसे प्राइमरी रैंक पर एक एडवांटेज कहा जा सकता है। इस पल में अनन्या आरव के लिए खुशी महसूस करने लगी। अनन्या घर की स्थिति से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थी और पापा के जाने के बाद उनकी माँ दिन रात काफ़ी मेहनत करती थी ताकि उनके बच्चे एक अच्छा जीवन ही सके। लेकिन उनकी उम्र बीतने के साथ साथ अब ऐसा लगता था कि उनकी गरीबी एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गई थी। दोनों, अनन्या और आरव अभी भी बच्चे थे। उनके लिए माँ की मदद करना मुश्किल था। आरव जो कर सकता था वो था कड़ी मेहनत करना और एक महान मैजिशियन बनना, तभी वो अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकता था। ऐसा लगता है कि बड़े भाई आरव सच में दूसरे से बहुत अलग है। उन्होंने इतने कम समय में जादू सीख लिया था। लेकिन ये सही नहीं है। अचानक अनन्या को एहसास हुआ। उसने आरव की ओर देखा और उसकी सुंदर आंखों में कुछ कहने की चाहत दिख रही थी। आरव ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्या हुआ? आपका मैजिक अवेकन हुए आधा साल भी नहीं हुआ है। उसकी नॉलेज के अनुसार हाई टैलेंट वाले लोगों को भी प्राइमरी रैंक की स्किल्स को पूरी तरह एक्टिवेट करने में लगभग 1 साल लगते हैं, अनन्या ने कहा। आरव ये सुनकर हैरान रह गया। नहीं हो सकता, हाई टैलेंटेड वाले लोगों को भी अवेकनिंग से मैजिक एक्टिवेशन तक पहुंचने में लगभग 1 साल का समय चाहिए? तो मुझे आधे साल के अंदर प्राइमरी स्किल्स को पूरी तरह से इस्तेमाल करने में सक्षम होना सच में थोड़ा बहुत जल्दी है। बात ये थी कि आरव इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि उसे इस दुनिया में आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था और वो अब तक इस दुनिया को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाया था जितना अच्छी तरह यहाँ के असली लोग समझते थे। वो बेवकूफ़ी आदित्य पहले ही 4 या 5 स्टार्स को कंट्रोल करने में सक्षम था। उसके अनुसार क्या ये नॉर्मल नहीं था कि वो खुद पहले से ही मैजिक एक्टिवेशन कर सकता था? हालांकि क्यों अनन्या के आश्चर्यचकित चेहरे ने ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी मोस्टर को देख रही हो। क्या ऐसा हो सकता था कि इस दुनिया में आधे साल के अंदर प्राइमरी रैंक के मैजिक का इस्तेमाल कर लेना नॉर्मल बार नहीं थी? क्या उसने कुछ गलत कर दिया था? एक एवरेज इंसान को तो छोड़ो, यहाँ तक कि हाई टैलेंटेड इंसान को भी 1 साल का समय चाहिए। ये क्या हो रहा है? आरव इस बात को उजागर नहीं करना चाहता था कि वो इस दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता था। समायरा को हमारे शहर में सबसे टैलेंटेड मैजिशियन माना जाता है। उसका टैलेंट कई जीनियस लेवल वाले स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा था। हालांकि
उसे अपने सिंह परिवार के आइस एलिमेंट के प्राइमरी स्किल को सीखने के लिए अवेकेन होने से ठीक 8 महीने लगे थे, अनन्या ने कहा। 8 महीने? आरव ये सुनकर थोड़ा हक्का बक्का रह गया। समायरा किस तरह की मुआ पर थी? वो तो उसके पास दूसरों से दुगना कंट्रोल करने की क्षमता मिली थी, वरना वो भी आधे साल में नहीं बल्कि 1 साल में अपना प्राइमरी मैजिक इस्तेमाल कर पाता। वो पूरे शहर में अकेली थी जिसे सेलेस्टियल इंस्टीट्यूट ने सीधे एडमिशन दिया था। वो पूरे सिंह फैमिली की सबसे प्रिय लड़की भी थी। उसने पूरे सिंह फैमिली के विरासत जादुई ट्रेनिंग्स को प्राप्त किया था। वो उस लेवल के मैजिक टूल्स जो एक आम जादूगर को अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिलता, उसका इस्तेमाल अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने में इस्तेमाल किया था। उसे एक इम्पोर्टेंट इंसान के रूप में देखे जाने का कारण, साथ ही उसकी आश्चर्यजनक जादुई टैलेंट का कारण, उससे बचपन से ही दिए जाने वाले मैजिक ट्रेनिंग्स और मैजिक टूल्स की बदौलत ही था। यहाँ तक कि उसके जैसे इंसान को भी अवेकेन होने के 8 महीने बाद अपना प्राइमरी रैंक स्किल इस्तेमाल करने का मौका मिला। तो आरव, जिसे सिर्फ 5 महीने लगे, उसने किस चीज का इस्तेमाल किया होगा? आरव ने अपने दिल को तेजी से धड़कते हुए महसूस किया। अगर समायरा ने 8 महीने में दुनिया को चौंका दिया और लोगों द्वारा उसे महान जीनियस के रूप में जाने जाना लगा, तो क्या उसके खुद के 5 महीने उस महान जीनियस के रिकॉर्ड को तोड़ने जैसा नहीं माना जाएगा? बड़े भाई आरव, क्या आपने कुछ गलत सीखा है? मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि इस तरह की कल्टीवेशन स्पीड सिर्फ काले जादू करने वाले लोगों के लिए ही मुमकिन है, अनन्या ने फुसफुसाया। काले जादू में कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें आप शैतानों की पूजा कर अपनी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा सकते हो। अनन्या सच में कोई और तरीका नहीं सोच पा रही थी जिससे कोई इंसान सिर्फ 5 महीनों में प्राइमरी जादू को पूरा कर सके। हालांकि अनन्या जानती थी कि उसके बड़े भाई समझदार थे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे। काला जादू? ये कैसे मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? ओह सही, सच में मैंने ओपनिंग सेरेमनी के दिन अपनी अवेकनिंग नहीं को थी। मैं उससे बहुत पहले एक बूढ़े आदमी से मिला था। उसने मुझे बताया, बच्चे, मुझे लगता है तुम्हारा टैलेंट दूसरों से ज्यादा है। क्यों न मैं तुम्हें जादू सिखाऊं? और उस समय मैंने पूछा कि वो कौन है। उन्होंने मुझे बताया कि वो मैजिक सिटी के मैजिक एसोसिएशन के मेंबर है। उन्होंने मेरी अवेकनिंग पहले ही करवा दी थी। असलियत में मैंने सच में 5 महीनों में जादू नहीं सीखा। आरव ने जल्दी से एक प्लान बनाया और अनन्या को समझाते लगा। जैसे ही अनन्या ने उसकी बातें सुनी, वो कंफ्यूज हो गई। हालांकि उसने फिर भी एक बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओह, तो आप सच में पहले से ही अवेकेन हुए थे। समय से पहले अवेकेन होने से कल्टीवेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि अगर ये मैजिक एसोसिएशन के लोग हैं, तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आरव ने देखा कि अनन्या ने और कोई सवाल नहीं किया, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। मैं सच में एक मोस्टर हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे इस दुनिया को पूरी तरह से समझने से पहले बहुत सी चीजें अपने तक ही रखनी चाहिए और किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। क्या ये सच है कि सिर्फ काले जादू का इस्तेमाल करने वाले लोग ही अपनी कल्टीवेशन को 5 महीनों में पूरा कर सकते हैं? आरव ने हल्के से पूछा। हाँ, अनन्या ने ईमानदारी से सिर हिलाया। आरव को ठंडा पसीना महसूस हुआ। हद से ज्यादा जीनियस होना सही नहीं था। आरव तो अनन्या को ये भी बताकर सरप्राइज करना चाहता था कि उसके पास फायर एलिमेंट भी है। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि जब तक वो परिस्थितियों को पूरी तरह से समझ नहीं लेता, तब तक लापरवाही करना अच्छा नहीं है। मुझे पहले वापस जाकर किताबों से काले जादू के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, बस कुछ गारंटी के लिए। वरना तो मुझे काले जादू को इस्तेमाल करने वाला मान लिया जाएगा और फिर मुझसे निपटा जाएगा। CH-14 मैजिकल बीस्ट की कहानियाँ। अनन्या को घर लाने और अपनी मौसी के साथ डिनर करने के बाद आरव समनिंग एलिमेंट मैजिक की प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने हमेशा की तरह कंट्रोल की प्रैक्टिस शुरू की, उसे भयानक सिरदर्द महसूस होने लगा, ऐसा जैसे उसका सिर फटने वाला हो। ये वैसा ही था जैसे 3 दिन बिना सोए मोबाइल में PUBG खेलना। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब पूरी तरह गिरने वाली है। ये किस तरह की सिचुएशन है? ये लो स्पिरिचुअल पावर की फीलिंग है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने आज 2 बार डायमेंशनल समनिंग का इस्तेमाल किया है? क्या समनिंग एलिमेंट मैजिक को ज्यादा यूज करने से मुझे स्पिरिचुअली थकावट हो रही है? अगर हम जंगल में समय को गिने जहां मैंने इसे पहली बार एक्टिवेट किया था, तो मैंने आज सिर्फ 2 बार डायमेंशनल समनिंग का यूज किया है, और इससे मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से ड्रेन हो गई है।
मैंने सोचा था कि 5 महीने का समय मेडिटेट करने में बिताने से मेरी स्टार डस्ट में मैजिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसने सोचा था कि 2 बार डायमेंशनल समनिंग यूज़ करने से पूरा समनिंग एलिमेंट स्टार डस्ट पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समनिंग एलिमेंट स्टार डस्ट पहले चमकता हुआ और कलरफुल था। 7 स्टार्स द्वारा रिफ्लेक्ट की गई ग्रे चमक एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह थी। लेकिन अभी स्टार डस्ट ने अपनी चमक खो दी थी और अंधेरे में डूब गया था। शुरू में आरव थोड़ा डरा हुआ था। जैसे ही उसने आराम किया और आराम करना शुरू किया, समनिंग स्टार डस्ट धीरे धीरे अपनी चमक वापस पाने लगा, हालांकि बहुत धीरे धीरे। लगता है स्टार डस्ट इतना ब्राइट नहीं है। हर बार जब मैं मैजिक यूज करता हूं, स्टार डस्ट अपनी चमक खो देता है। जब स्टार डस्ट पूरी तरह से डार्क हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर की एनर्जी पूरी तरह से यूज हो गई है। स्टार डस्ट में मैजिक एनर्जी होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि क्लास टीचर प्रोफेसर शर्मा ने पूरे दिन जोर देते रहते थे, चाहे ये कितना भी बोरिंग हो, आपको मेडिटेशन मेंटेन करना चाहिए। अगर एक टैलेंटेड मैजिशियन रोजाना मेडिटेट नहीं करता, तो वो एक एवरेज स्टूडेंट बन जाता है। छोड़ो, इस बारे में मुझे अभी नहीं सोचना चाहिए और जल्दी से सो जाना चाहिए, नहीं तो मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। अपने कमरे में वो सुबह तक सोता रहा। अनन्या बहुत प्यारी थी। लगभग दोपहर हो चुकी थी, फिर भी उसने उसे नहीं जगाया। आरव बिस्तर से उठकर फ्रेश महसूस कर रहा था। वो आसानी से एक मेडिटेटिव स्टेट में चला गया और अपने स्टार डस्ट को स्कैन किया। उसने पाया कि ज्यादातर स्टार डस्ट ब्राइटली शाइन कर रहे थे। ये शायद बहुत जल्द ही अपनी पूरी चमक पूरी तरह से रिकवर कर लेंगे। ओह हाँ, मुझे अपना समनिंग एलिमेंट बाहरी लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि ये एक कानून द्वारा शासित सोसाइटी है, फिर भी इससे लोगों में ईर्ष्या हो सकती है। एक उदाहरण होगा सिंह फैमिली, जो एक उंगली के इशारे से किसी भी गरीब की किस्मत बदल सकता था। लगता है मुझे फायर एलिमेंट को भी कल्टीवेट करना होगा, इससे दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाना आसान हो जाएगा। आरव अपने दांत ब्रश करते हुए इस सवाल के बारे में सोच रहा था। हालांकि मेरे पास एक दिन में इतनी ही एनर्जी है, मैं कैसे समनिंग एलिमेंट को कल्टीवेट कर सकता हूं जबकि मैं फायर एलिमेंट को भी कल्टीवेट कर रहा हूं। आरव ने सिर्फ 5 महीनों में समनिंग एलिमेंट की स्किल एक्टिवेट करने में सक्षम होने का कारण ये था कि उसने अपना सारा कल्टीवेशन टाइम समनिंग एलिमेंट पर खर्च किया था। चाहे फायर एलिमेंट कितना भी ध्यान खींचने वाला और मनमोहक क्यों न हो, आरव को समनिंग एलिमेंट बहुत पसंद था। एनुअल मैजिक एग्जामिनेशन लगभग आधे साल में है। अगर मैं समनिंग एलिमेंट की पावर इतनी जल्दी रिवील नहीं करना चाहता, तो मुझे अगले स्कूल सेमेस्टर में अपना सारा ध्यान फायर एलिमेंट को कल्टीवेट करने पर फोकस करना चाहिए और उस पॉइंट तक पहुंचना चाहिए जहां मैं फायर एलिमेंट की प्राइमरी स्किल एक्टिवेट कर सकूं। हालांकि अगर मैं ऐसा करता हूं, तो इसका मतलब होगा कि समनिंग एलिमेंट का अपग्रेडेशन आधे साल के लिए रुक जाएगा। मुझे मेडिटेट करना चाहिए। स्टार डस्ट बिना किसी कारण के स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। आरव ने अपने मेडिटेशन शेड्यूल में कुछ एडजस्टमेंट किए। एनुअल मैजिक एग्जामिनेशन के लिए 6 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा था। आरव ने हर दिन जितना वो संभाल सकता था, उसे 10 घंटे में बांटने की प्लानिंग बनाई। 8 घंटे फायर एलिमेंट को कल्टीवेट करने और 2 घंटे समनिंग एलिमेंट को धीरे धीरे ग्रो करने के लिए। इस तरह समनिंग एलिमेंट की ग्रोथ बहुत स्लो हो सकती है, लेकिन ये कम से कम उसकी कंट्रोल में प्रोफिशिएंसी को मेंटेन करेगी। हर दिन 8 घंटे फायर एलिमेंट को कल्टीवेट करना पहले से ही उन स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा था जो सिर्फ 5 घंटे मेडिटेट करने में सक्षम थे। लंच के समय उसकी मौसी सुमन काम से घर वापस आ गई। मौसी सुमन सबसे नॉर्मल औरत हैं। वो पतली हैं, पीले चेहरे के साथ, और वो बहुत अच्छी व्यक्ति भी हैं। आरव, तुम वापस आ गए हो। मैंने सुना है कि तुम अपने मैजिक हाई स्कूल में पूरी तरह से कल्टीवेट करने पर ध्यान दे रहे हो। तुम्हें सच में अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम एक प्राइमरी मैजिशियन बन पाते हो, तो तुम हमारे फैमिली के पूर्वजों का सम्मान बढ़ाओगे, सुमन ने कहा। एक प्राइमरी मैजिशियन और मैं पूर्वजों का सम्मान बढ़ाऊंगा? मेरे पापा एक महान मैजिशियन थे और मैं उनकी तरह ही बनूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूं या नहीं। मौसा कहा है, मैंने उन्हें आसपास क्यों नहीं देखा? आरव ने पूछा। वो पहाड़ों में हंटर्स को सामान डिलीवर करने गए हैं। मुझे सच में समझ नहीं आता कि उन जैसा एक आम इंसान पहाड़ों में जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अगर वो किसी मैजिकल बीस्ट का सामना करते, तो वो उन्हें एक ही बार में निगल सकता था, सुमन ने शिकायत की।
क्या हमारे शहर से पहाड़ों के मैजिकल बीस्ट काफी दूरी पर नहीं हैं? आरव ने कहा। ये दुनिया वो नहीं थी जिससे वो परिचित था। शहर के बाहर पहाड़ी इलाकों में कई मैजिकल बीस्ट रहते थे जो मानव जाति के जीवन के लिए खतरा थे। ये मैजिकल बीस्ट बहुत खतरनाक होते थे और इंसानों को देख तो वो उन्हें सीधा खा जाते थे। आम लोग तो उस पहाड़ी इलाके में कदम रखने से डरते थे जहां मैजिकल बीस्ट का बसेरा था। शहर के बाहर के पहाड़ी इलाके में कब और कैसे आपको एक मैजिकल बीस्ट दिख जाए इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता था, यहां तक कि जादूगर भी उस पहाड़ी इलाके में अपनी जान गंवा देते थे। क्या तुमने हंटर यूनियन द्वारा जारी की गई चेतावनी नहीं देखी है? हाल ही में मैजिकल बीस्ट्स बेकाबू हो गए हैं। हमारे अद्वैत शहर के बाहर मैजिकल बीस्ट्स के मिलने की खबर मिली है, इसलिए उन्होंने खासकर आम लोगों को सुरक्षित एरिया के बाहर कदम न रखने की चेतावनी दी है, सुमन ने कहा। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? हालांकि आरव इसके लिए नया था, लेकिन उसने इसके बारे में कई सारी किताबें पढ़ी थी। मैजिकल बीस्ट्स आमतौर पर उन शहरों से दूर होते हैं जहां इंसान रहते हैं। इसके अलावा वहां मैजिक एसोसिएशन, हंटर यूनियन और बड़े मैजिक फैमिलीज जैसी संस्था होती हैं जो शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर वक्त शहर के आसपास के बीस्टों का सफाया करते रहते हैं और शहर के बॉर्डर पर हर वक्त पेट्रोलिंग की जाती है। तुमने इतना पढ़ा है कि तुम मूर्ख हो गए हो। जरा सोच कर देखो, कौन सा मंत्री नहीं चाहता कि उसका शहर शांति में फले फूले? भले ही मैजिकल बीस्ट्स हमला कर दें, वो फिर भी कहेंगे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है ताकि घबराहट को टाला जा सके। सच तो ये है, शहर के आसपास हमेशा मैजिकल बीस्ट्स रहे हैं। शहर के अंदर भी कुछ हैं। ये सिर्फ हम आम लोग सच में उन्हें नहीं देख पाते हैं, सुमन ने फुसफुसाया। आरव ने ये सुनते ही हैरान महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने मजबूरी के साथ मुस्कराते हुए कहा, मौसी, आप ये सब क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। लिटिल बॉय, तुम अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, है ना? तो मुझे तुम्हें कुछ बताने दो जो सच में आज मेरे साथ हुआ था। फिर ये मत कहना कि तुम्हारी प्यारी मौसी पूरे दिन गपशप सुनना पसंद करती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। ओह, आरव ने सिर हिलाया। एक शाम को जब मैं डॉक्टर के पास घावों की दवा देने गई थी। हालांकि ऑपरेशन रूम में एक इंसान था जो एक हीलिंग एलिमेंट मैजिशियन था। उसने हमारे डॉक्टर को डांटते हुआ कहा, भले ही तुम एक हीलिंग मैजिशियन बनने वाले हो, तुम्हें इतना भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि तुम जहर के मार्श और जहर के पानी में फर्क ना समझ सको। इसके अलावा इन लोगों पर काला जादू किया गया है, जिस वजह से ये मुर्दों की तरह बेजान दिखाई दे रहे हैं। जाओ, जल्दी जाओ, यहाँ बोझ मत बनो और हंटर यूनियन के लोगों को ढूंढो और उन्हें शहर में मौजूद ईविलाइड मार्श बीस्ट को ढूंढने के लिए कहो, वरना इस एरिया में अभी और भी लोग घायल होंगे। सुमन ने नजदीक जाकर बहुत ही सावधानी से आरव से बात की। जैसे ही आरव ने सुमन के एक्सप्रेशन को देखा, उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो बातें बना रही है। क्या सच में मैजिकल बीस्ट शहर के इतने करीब हैं, जिनमें से कुछ शहर के अंदर भी हैं? ये काफी डरावना है। मैजिकल बीस्ट्स वो मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों को खाते हैं। अगर आप ऐसे किसी का सामना कर लेते हैं, तो सिर्फ मौत ही आपका इंतजार कर रही होगी। मौसा ठीक तो होंगे ना, जैसे वो पहाड़ी इलाके में गए हैं? आरव ने पूछा। किसे पता था कि सिटी के बाहर अचानक लाइट कलर्ड वार्निंग्स जारी कर दी जाएंगी? ये इंडिकेट करता है कि आम लोगों को पहाड़ी इलाके के गहराई में सावधानी से जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी भी समय एक मैजिकल बीस्ट मिल सकता है। वो बार बार कहते रहे कि हंटर स्क्वाड ने कुछ जरूरी सप्लाईज लेना भूल गए जब वो वन आइड मैजिकल वुल्फ के पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, और उसे पर्सनली डिलीवर करना जरूरी था। वो बस एक लॉजिस्टिक्स एम्प्लॉय है, फिर भी उनके पास इतना गट्स है कि वो इतना खतरनाक काम करे। मैंने उनसे बहुत कुछ कहा, फिर भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, सुमन ने जवाब दिया। सुमन की ऐसी बातें सुनकर उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठी। भले ही उसके पास अब अपना पालतू बीस्ट था, लेकिन वो अभी तक उतना ताकतवर नहीं हुआ था कि उन जंगली और खतरनाक बीस्ट से लड़ सके। उसका बीस्ट इस दुनिया से नहीं था। इस दुनिया के बीस्ट जंगल में पानी में रहने वाली मछलियों की तरह होते थे, जहां सबसे ताकतवर मछली छोटी मछली को खा जाती थी। वैसे यहाँ के जंगल में रहने वाले बीस्ट अपने से कई गुना ताकतवर बीस्टों से लड़ते हुए खुद भी जंगल में सरवाइव करते थे, और उसका बीस्ट उसकी दुनिया के इंसान की तरह रहता था जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। मुझे अपने बीस्ट को ट्रेन करना होगा,
ताकि वो यहाँ के शक्तिशाली और खतरनाक बीस्ट जैसा बन सके। ये जान को जोखिम में डालने जैसा काम है। आरव ने सुमन की ओर देखते हुए कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें काफी पैसा मिलेगा। यहाँ तक प्राइमरी मैजिशियन भी ये काम करने से डरते थे, लेकिन तुम्हारे मौसा जो एक आम इंसान है। अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सुमन ने कहा। मौसी, चिंता मत करो, उन्होंने जरूर पहले से ही अच्छी प्लानिंग कर ली होगी, कोई समस्या नहीं होगी। वो बस शहर के बॉर्डर तक डिलीवर करने गए हैं और सिटी से बॉर्डर तक का रास्ता सेफ जोन में है, अनन्या ने साइड से कहा। किसी भी तरह, मैं बस चाहती हूं कि वो अच्छी तरह से सिर्फ सिटी में अपना काम करें। जब वो सिटी से बाहर जाते हैं तो मुझे टेंशन होती है, सुमन ने फिर से धीरे से कहा। ठंड की छुट्टियां होने के बावजूद आरव ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। कुछ दिन मौसी के घर रहने के बाद आरव ने अपने शहर की लाइब्रेरी में फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। लाइब्रेरी में वो सब जानकारियां भी थी जो उसे काले जादू के बारे में जाननी थी, जैसे कि काला जादू और काले जादूगर। पिछली बार उसने इस जानकारी के बारे में पढ़ना मिस कर दिया था। काले जादू के बारे में पढ़ने के बाद आरव को समझ आया कि वो क्या चीज थी। वो लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे थे, एक बड़ा ईविल कल्ट। वो हर वक्त ऐसे काम करते थे जो लोगों की सेफ्टी के लिए डेंजरस थे। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो जीते जागते लोगों को भी कल्टीवेशन मटेरियल के तौर पे यूज करते थे, ताकि वो अपनी पावर्स तेजी से बढ़ा सके। लेकिन ये चीजें उन आम लोगों के लिए जमीन पर रहकर नर्क का अनुभव करने से कम नहीं होता था। किसी भी देश की सरकार अपने नागरिकों को ऐसा करने नहीं दे सकती थी, क्योंकि ये गैरकानूनी था। अगले महीने आरव ने अच्छी तरह से मेडिटेशन की, ये जानने के बाद कि समनिंग एलिमेंट का स्टारडस्ट सिर्फ 2 बार डायमेंशनल समनिंग का यूज करने के बाद ड्राई हो जाता है और एक बिल्कुल ही डार्क हो जाता है। आरव को मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस समझ आई। इसलिए पूरे महीने, चाहे फायर एलिमेंट की स्किल फायर बर्स्ट एक्टिवेट करने का कितना भी टेम्पटेशन हो, आरव ने जल्दबाजी में फायर एलिमेंट के स्टार के कांटेक्ट में आने की कोशिश नहीं की। वो पहले अच्छी तरह मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर अपने फाउंडेशन को मजबूत कर लेना चाहत था, जिससे उसे बाद में अपने स्टार्स को कंट्रोल करने में कोई परेशानी ना हो। वो अपने हैबिट के हिसाब से रोजाना मेडिटेशन और कंट्रोल की प्रैक्टिस करता, रात को सो जाता, खाना खाता और मैजिक की पढ़ाई करता। जल्दी ही स्कूल फिर से शुरू होने का टाइम आ गया। आरव अब अपने नए मैजिक टर्म की शुरुआत करने के लिए रेडी था। CH-15 मिस मीरा। आज आरव के नए टर्म का पहला दिन था। वो क्लासरूम में एंटर हुआ और हमेशा की तरह लास्ट बेंच की सीट पर जाकर बैठ गया। अरे, आज कुछ अलग लग रहा है। आरव ने अपने बगल में बैठे लकी को देखा और उसे कुछ समय बाद अजीब महसूस होने लगा। नॉर्मली इस लकी के एक्सप्रेशन हमेशा क्यूरियस रहने वाले लिटिल मंकी जैसे होते थे। ये हमेशा आरव को अपने पूरे दिन के बारे में क्लास के दौरान कंटिन्यूअसली बताकर उसे पकाता रहता था। लेकिन आज उसकी आंखें चौड़ी होकर खुली थी, उसका मुंह हल्का सा खुला था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही ख्यालों में गुम था जब वो आगे की तरफ देख रहा था। जब उसने अपने अगल बगल में देखा, उसके बगल वाली बेंच पर बैठे राहुल और मयंक भी सेम एक्सप्रेशंस दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों को किसी ने अपने वश में कर लिया है। गुड मॉर्निंग क्लास, तुम्हारे प्रैक्टिकल मैजिक क्लास के टीचर बीमार हैं और इस समय घर पर आराम कर रहे हैं। आज से मैं तुम सबकी प्रैक्टिकल मैजिक क्लासेस हैंडल करूंगी। मेरा नाम मीरा है। एक मैच्योर, ब्यूटीफुल और मीठी आवाज आरव के कान में गूंज उठी। पूरी क्लास को एक बूढ़े प्रोफेसर मिश्रा की आवाज सुनने की आदत थी, लेकिन आज एक मैच्योर फीमेल टीचर की मीठी आवाज सुन सभी को ऐसा लगा कि मौसम सुहाना हो गया है। आरव ने अपना सिर उठाया और देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उस फीमेल टीचर को देख जो आरव कब से सुस्त बैठा हुआ था, उसकी भी नींद खुल गई थी और उसके चेहरे पर भी प्यारे से एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसे अब पता चला कि इन सभी स्टूडेंट्स को किसने वश में कर लिया था। इन नई मैच्योर टीचर ने सभी लड़कों के दिलों को अपने वश में कर लिया था। ये नई मैच्योर लेडी सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इनकी उम्र भी करीब 24 साल से कम ही लग रही थी, क्योंकि उनकी दूध सी सफ़ेद स्किन को देख उसके बगल में बैठे लकी के खुले हुए मुंह से लाल टपकने लगा था। मिस मीरा ने काली साड़ी पहन रखी थी, जिनकी दूध सी सफ़ेद स्किन पर साड़ी की गहरी काली छाया बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनकी बड़ी काली आंखों में चांद सी चमक थी और उनके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल दिखते थे।
आरव ने तुरंत मीरा को देखना बंद किया और होश में आ गया। क्या बकवास है, उसे रोज बूढ़े प्रोफेसर मिश्रा को देखने की आदत थी और आज इतनी यंग फीमेल टीचर को देख आरव का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा था। उसने सोच था कि नए टर्म में वो कड़ी मेहनत करेगा और अपने फायर एलिमेंट के प्राइमरी रैंक स्किल को जल्द से जल्द एक्टिवेट करेगा, लेकिन अब उसे ये मुश्किल लग रहा था। उसने अपने आसपास देखा, सभी स्टूडेंट्स टीचर को ही ध्यान से देख रहे थे और यहाँ तक लड़कियां भी टीचर को देख उनकी खूबसूरती से जल रही थी। आप सभी की मैजिक अवेकेनिंग हुए आधा साल हो गया है और अब तक कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना मैजिक यूज करने में सक्सेसफुल रहा हो। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी समझो कि मैजिक एक्टिवेट कर लेने से आप सभी मैजिक को कंट्रोल करना नहीं सीख जाते हो। अगर आप अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं करोगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिस मीरा ने जल्दी से अपने टीचिंग स्टेट में एंटर कर लिया था। टीचर को सीरियस होता देख सभी स्टूडेंट्स भी सीरियस हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए मुड़ी, उनके लंबे रेशमी काले बाल उनकी कमर तक लहराने लगे, जिसने एक बार फिर सभी लड़कों को अपना दीवाना बना गई। उनके कमर तक लहराते घेरने काले और रेशम जैसे नाजुक बालों को देख लड़कियां अब सुर ज्यादा जलने लग गई थी। वो देख उस मोहित को देख वो ऐसे मुंह से लार टपका रहा है जैसे उसे रस से भरे रसगुल्ले मिल गए हों, जिसे वो एक ही बार में चट कर जाना चाह रहा हो। सच में ये लड़के कभी नहीं सुधरेंगे। एक पतली और नाजुक दिखने वाली लड़की ने अपने बगल में बैठी लड़की से कहा। अब आरव को इरिटेशन महसूस होने लगा था। ऐसा ही चलता रहा तो पढ़ाई कब होगी। आरव वाकई एक नॉर्मल मेल स्टूडेंट था। इस मोमेंट में एक्जैक्ट सेम सीन उसके दिमाग में भी आया था। प्रैक्टिकल मैजिक क्लासेस पूरी मॉर्निंग चली। थ्योरी खत्म करने के बाद मिस मीरा सभी बाहर प्ले ग्राउंड्स पर ले आई। पर्सनली सबको अपना मैजिक एक्टिवेशन का तरीका बताने लगी। आरव भी इस प्रैक्टिकल क्लास में अपना पूरा मन लगाकर सुन रहा था। जैसे कि जो मैजिक एक्टिवेशन लिंक के बारे में मिस मीरा बात कर रही थी, आरव ने ऑलरेडी इसे एक्सपीरियंस किया था। स्कूल ग्राउंड्स वाकई में प्रैक्टिस ग्राउंड्स जैसे था। उन्हें मैजिक बैरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया था, जो आरव को बिल्कुल समझ नहीं आया। या प्रैक्टिस की जाने वाली मैजिक की सारी ओवरफ्लोइंग पावर्स इन ट्रांसपेरेंट बैरियर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती थी। ये इसलिए था क्योंकि आम स्टूडेंट्स को उन्हें दूसरों के ओवरफ्लोइंग मैजिक से नुकसान न पहुंच सके। ध्यान से देखो, मैं फायर एलिमेंट का प्राइमरी स्किल फायर बर्स्ट डेमोस्ट्रेट करूंगी। मिस मीरा स्टूडेंट्स के बीच खड़ी थी। सभी स्टूडेंट्स मीरा के पीछे घेरा बनाकर खड़े हो गए। सभी स्टूडेंट्स अपने सामने मिस मीरा को मैजिक परफॉर्म करता देख एक्साइटेड थे। फायर बर्स्ट, ये फायर एलिमेंट का स्किल है। भाई आरव, ये तुम्हारे एलिमेंट का स्किल है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिस मीरा, जो इतनी सुंदर और गुलाब के फूल जितनी नाजुक हैं, असल में एक फायर मैजिशियन निकलेंगी। लकी ने अपने बगल में खड़े आरव के कंधे पर जोरदार मुक्का मारते हुए कहा। आउच! आरव ने लकी को घूरते हुए देखा। हाँ, मुझे भी दिख रहा है, तुम्हें इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं थी। आरव का तो मन कर रहा था कि वो इस बंदर जैसे दिखने वाले शक्ल के इंसान को अभी पीट डाले, लेकिन वो इतनी खूबसूरत मिस मीरा के सामने अपना इंप्रेशन डाउन नहीं करना चाहता था। मिस मीरा ने एकदम सीधा पोस्चर बनाए रखा, जैसे वो शांतचित्त खड़ी थीं। वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपना स्टार डस्ट बना रही थी। वो अपने काली साड़ी में इस तरह शांत खड़ी रहकर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनके दूध से सफेद गोरे बदन को देख अब सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों ने भी उन्हें देखना शुरू कर दिया था। तुम्हें मेडिटेट करना होगा, शांति बनाए रखनी होगी और मेडिटेशन पर ही फोकस्ड रहना होगा। भले ही मैं अभी तुमसे बात कर रही हूं, मेरा मन पूरी तरह से मेरे अंदर के फायर एलिमेंट स्टारडस्ट पर फोकस्ड है, मिस मीरा ने कहा। मिस मीरा की आवाज हर एक स्टूडेंट के कानों में पहुंच रही थी। जब सबने सोचा कि मिस मीरा एक मूर्ति की तरह सीधी खड़ी हैं, अचानक उनके रेशम जैसे नाजुक बालों में एक हलचल देखी जा सकती थी। उनके बाल हवा में लहराने लगे थे। प्लेग्राउंड्स में एक भी हवा का झोंका नहीं आया था, फिर भी उनके बाल ऐसे हवा में उड़ रहे थे जैसे उनके सामने किसी ने फुल स्पीड वाला पंखा रख दिया हो। सभी कंट्रोल बनाए रखे। इस पल में आपको अपने स्टार्स को बुलाना होगा जिससे वो आपकी बातें सुन सके और फायर एलिमेंट मैजिक के दरवाजे खुल जाए। मिस मीरा की आवाज मीठी और कोमलता से बदलकर गंभीर हो गई। इस आवाज में एक तरह का अहंकार था जो कहता था कि सब कुछ उसके सामने जल जाना चाहिए। इस पल में सभी लड़के, जो अपने ही ख्याल में गुम थे, सभी तुरंत सीधे खड़े हो गए।
उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने इस खूबसूरत फीमेल टीचर को हैरानी से देखा। ओरा, सही बात है। उन्होंने मिस मीरा के शरीर से एक झुलसाने वाली गर्म आभा महसूस की जो सभी के चेहरों पर फैल गई। वहां हैरान, इम्प्रेस्ड और एक खास डराने वाला प्रभाव था। जो लोग अभी तक मिस मीरा को सिर्फ एक खूबसूरत टीचर मान रहे थे, अब सभी के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट और डर आ गया था। शुरुआत में सभी ने सोचा था कि नई आई मिस मीरा एक एवरेज टीचर होंगी जो सिर्फ उन्हें नॉर्मल थ्योरी लेसन्स ही पढ़ाएंगी, जैसे कि प्रोफेसर मिश्रा उन्हें पढ़ाया करते थे। प्रैक्टिकल लेसन के दौरान अपने मैजिक को कंट्रोल करते समय कुछ गलतियां भी करेंगी। हालांकि सामने खड़ी मिस मीरा ने ऐसा लगा जैसे वो इस फायर एलिमेंट को बहुत लंबे समय से कंट्रोल कर रही थीं। वो उनसे बात करते समय भी अपने फायर को कंट्रोल करने में सक्षम थी। जब उन्होंने अपने मैजिक को रिलीज किया तो उनके हाथों से बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाले फायर निकलना शुरू हो गए। पुराने क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा की तुलना में इनकी फायर इंटेंसिटी कई गुना ज्यादा थी। ये एक छोटी आग की तुलना में एक भड़कते हुए ज्वाला की तरह था जो अपने सामने आने वाले सभी चीज को राख में बदल देता। सभी स्टूडेंट्स याद रखें, स्टार्स को एक जगह पर अरेंज करने के बाद आपको अपने फोकस को फटकने नहीं देना है। आपको तुरंत अपने मैजिक एक्टिवेशन के बाद अपने टारगेट पर फोकस्ड रहना है। अगर आपका ध्यान जरा सा भी भटकता है तो आप अपने मैजिक का इस्तेमाल करने में फेल हो जाएंगे, जिसके बाद आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना होगा। उनकी वो मीठी आवाज सभी के कानों में एक बार फिर गूंजी। ये आवाज एक जादुई घंटी की तरह थी जो सभी के दिमाग में गूंज रही थी। उसी समय मिस मीरा के शरीर के चारों ओर एक चमकदार रेड स्टार पाथ आ गया जो जल्दी से उनके जेड जैसे दाहिने हाथ में आ गया। इसके बाद उनकी हथेलियों में एक रेड फ्लेम तेजी से आ गई जो देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रही थी, जिसे देख स्टूडेंट्स अब डरने लगे थे। अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने वो फ्लेम टारगेट की ओर फेंक दिया। फ्लेम एक तीर की तरह निकली और इसके बाद ये एक गोली की तरह हो गई, सटीकता से पुतले के शरीर में जाकर गायब हो गई। गायब हो गया? कुछ हुआ क्यों नहीं? ये निशाने पर तो लगा था। वातावरण कुछ समय के लिए शांत हो गया। जिस पुतले को फायर बर्स्ट से मारा गया था उसे कुछ नहीं हुआ था, जबकि मिस मीरा का ऑरा उससे बिल्कुल अलग और स्ट्रांग था। सभी स्टूडेंट्स के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के बीच मिस मीरा धीरे धीरे मुड़ी और अपने पूरे क्लास को देखने लगी। हालांकि उनके चेहरे पाए एक मुस्कान थी जो उनके कॉन्फिडेंस को दिखाती थी। अचानक पुतले के अंदर से एक चौंकाने वाली रेड फ्लेम फूट पड़ी। ये कोई धीरे धीरे लगने वाली आग नहीं थी, बल्कि ऐसी आग थी जो मिनटों में सब कुछ तबाह कर देती थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी इस आग के बीच में आएगा वो एक पल में जलकर राख जाएगा। अभी अभी जो इंसानों जैसा दिखने वाला पुतला सही सलामत था, वो एक ही पल में रेड फ्लेम से घिर गया। जिस साधारण आग के बारे में सभी लोग जानते थे, वो इस फायर एलिमेंट के फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं था। ये फ्लेम एक जंगली जानवर की तरह थी, इसके रास्ते में जो भी आता था वो उससे निगल जाती थी। 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि पुतला पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। इन फ्लेम्स की रोशनी मिस मीरा के चेहरे पर पड़ रहे थे और वो इन लाइट्स में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनके चेहरे की मुस्कान और उनके पीछे जल रही फायर फ्लेम्स पहले से ही बेहद खूबसूरत टीचर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। क्लास के पूरे 60 स्टूडेंट्स एकदम शॉक हो गए थे। आरव को नहीं पता था कि दूसरे लोग इस बारे में कैसा महसूस कर रहे थे, लेकिन उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। न सिर्फ इसलिए कि ये टीचर सुंदर और अट्रैक्टिव थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से मीरा ने अपनी फायर एलिमेंट को यूज किया था, उससे आरव के मन में मिस मीरा के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई थी। अगर एक औरत सुंदर होती है तो लोग सिर्फ उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, लेकिन अगर किसी औरत के पास पावर और अथॉरिटी दोनों होते हैं तो लोग न सिर्फ उसकी खूबसूरती पर फिदा होते हैं, बल्कि उसकी इज्जत भी करते हैं। आरव जानता था कि क्लास के कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मिस मीरा का मैजिक एक्टिवेशन देखने के बाद उन्हें अपना आइडल बना लिया होगा। यहाँ तक कि आरव भी अब उनसे फायर एलिमेंट के मैजिक को सीखने के लिए बेहद एक्साइटेड था। हालांकि प्रोफेसर मिश्रा और मिस मीरा दोनों टीचर्स थे, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा का मैजिक एक्टिवेशन बहुत बोरिंग लगता था। इसे देखकर तो लोगों को नींद आने लगती थी। ठीक है, हमारी क्लास में फायर एलिमेंट के स्टूडेंट्स कौन कौन हैं? मुझे उनके नाम लिखने हैं। सभी स्टूडेंट्स की आंखों में मीरा अपने लिए एक अलग रिस्पेक्ट देख पा रही थी, लेकिन वो फिर भी नॉर्मली क्लास को पढ़ा रही थी। मैं फायर एलिमेंट यूजर हूँ, एक लड़की जिसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलक रहा था,
आगे आकर खड़ी हुई। वो नेहा थी जिसने ओपनिंग सेरेमनी के दिन फायर एलिमेंट अवेकेन कर कई लोगों को शॉक किया था। नेहा की आंखें लगातार मिस मीरा पर टिकी हुई थीं। सच में, नेहा को शुरुआत में वो पसंद नहीं आई थी। कैसे कोई टीचर क्लास में इतने अट्रैक्टिव कपड़े पहनकर आ सकती है और इतनी कोमल और शहद सी मीठी आवाज हो सकती है। हालांकि जब उसने उनका मैजिक एक्टिवेशन देखा तो वो हैरान रह गए। उसके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट आ गई थी। उसके परिवार में सभी लोग फायर एलिमेंट यूजर थे। हालांकि वो ये मानती थी कि उनके परिवार का कोई भी इंसान फायर को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकता था जैसे कि आज मिस मीरा ने कर दिखाया था। उनका और उनकी इंटेंसिटी, एक्यूरेसी और पावर सब कुछ एकदम परफेक्ट था। मैं भी हूँ मिस मीरा। मैं भी फायर एलिमेंट यूजर हूँ। मेरा नाम हरी है। एक और लड़का खुशी से चिल्लाते हुए बाहर निकला। इस हरी के एक्साइटेड एक्सप्रेशंस को देखो। कौन नहीं जानता कि अगर प्रैक्टिकल मैजिक टीचर का वही एलिमेंट हो जो तुम्हारा हो, उसे दूसरे लोगों से कॉम्बैट में एडवांटेज और मिस मीरा से पर्सनली मैजिक सीखने का मौका मिलेगा। ये सोचकर ही दोनों लोग मन ही मन हाई से जल रहे थे। हरी अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रहा था। अब उसे मिस मीरा के साथ बाकी लोगों से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। ये सोचकर वो फूले नहीं समा रहा था। मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने दो है। मैंने फायर एलिमेंट क्यों नहीं अवेकन किया? क्यों? मोहित, जिसने वाटर एलिमेंट अवेकन किया था, जोर जोर से रोते हुए शोर मचा रहा था। टीचर, मैं भी फायर एलिमेंट यूजर हूँ। मेरा नाम नंदी है। एक छोटा आदमी जो हकलाता था, खड़ा हुआ। जब उसकी आंखें मिस मीरा से मिलीं, तो उसका चेहरा शर्म के मारे पूरी तरह से लाल हो गया। आरव ने आह भरी। आप एक नज़र में बता सकते थे कि ये सिर्फ एक एवरेज पतला दुबला लड़का है जिसकी परवाह किसी ने नहीं की। जब मिस मीरा ने इस छोटे आदमी को देखा तो वो हंस पड़ी और बोली, तुम साफ तौर पर बहुत पतले और कमजोर हो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा नाम नंदी क्यों रखा? मेरा शरीर कमजोर है, इसलिए माँ और माता चाहते थे कि मैं मजबूत बनूं, एक बड़े बैल की तरह। ये तुम्हें बहुत गलत नाम मिला है। तुम्हारा नाम तो हकलाने वाला होना चाहिए था। हरमन ने नंदी को ताना मारते हुए कहा। मिस मीरा की नजरें चारों ओर घूम गईं। एक ही क्लास में सिर्फ 3 फायर एलिमेंट यूजर्स हैं? ये बहुत कम है। उनके ऑरा से पता चलता है कि सिर्फ नेहा नाम की लड़की ही थोड़ी बेहतर है और उसकी मेडिटेशन की स्पीड भी अच्छी है। मैं भी हूँ, मेरा नाम आरव है। आरव ने होश में आकर भीड़ से बाहर निकलते हुए कहा। CH-16 लकी का विन ट्रेल। मिस मीरा की नजरें आरव के शरीर पर पड़ी। जब वो आरव के ऑरा की जांच कर रही थीं, तो उनके होंठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। आरव, तुम्हारे पास वाकई हिम्मत है। आपने आपको एक फायर एलिमेंट स्टूडेंट बुलाने की। पूरा एक सेमेस्टर बीत चुका है, फिर भी तुम एक भी फायर एलिमेंट स्टार को कंट्रोल नहीं कर पाए हो। तुम्हारा स्टार अभी भी बहुत डार्क है, इतना कि तुम उसे देख भी नहीं सकते। दिखावा मत करो जैसे कि तुम कुछ हो, हरमन ने तुरंत कहा। पिछले सेमेस्टर के आखिर में एक टेस्ट हुआ था। ये टेस्ट स्टूडेंट के कल्टीवेशन की स्पीड को जांचने के लिए था। कोई भी बदलाव नहीं हुआ। आरव का स्टारडस्ट उसके अवेकेन होने के समय जैसा ही था। पूरी ये जानती थी और इसने हरमन को उस पर हाने और उसका मजाक उड़ाने का मौका दिया। अगर तुम बेवकूफ़ी हो, तो तुम बेवकूफ़ ही हो। तो क्या हुआ अगर उसने फायर एलिमेंट को अवेकेन किया? तुम अपनी पूरी लाइफ में एक मैजिशियन नहीं बन सकते। हरमन ने आरव को घूरते हुए कहा। तुम्हारा फायर एलिमेंट टैलेंट बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा कल्टीवेशन इतना कम क्यों है? आरव, कई लोग फायर मैजिशियन बनने की इच्छा रखते हैं और तुम्हारे पास पहले से ही एक ऐसी बढ़त है जो कई लोगों के पास नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, मिस मीरा ने दया से आरव को देखते हुए कहा। मैं समझता हूँ, मिस मीरा, आरव ने सिर हिलाया। मेडिटेशन के बाद एक मैजिशियन की स्पिरिचुअल फोर्स शक्तिशाली हो जाती है। इसकी शक्ति इतनी है कि वो दूसरे मैजिशियन के ऑरा को भी महसूस कर सकते हैं। अपने शक्तिशाली स्पिरिचुअल फोर्स की मदद से मिस मीरा बड़े आराम से बता सकती थी कि उसके एलिमेंट की कल्टीवेशन लेवल बहुत कम थी या बिल्कुल भी नहीं थी। आरव को शुरू से ही पता था कि उसके कल्टीवेशन को छिपाना संभव नहीं था। हालांकि एक चीज थी, अगर आरव समनिंग एलिमेंट की शक्ति को छिपा ले और सिर्फ फायर एलिमेंट के ऑरा को दिखाए, तो दूसरे सिर्फ फायर एलिमेंट के ऑरा को ही महसूस कर पाएंगे। इस तरह
वो सिर्फ फायर एलिमेंट के कल्टीवेशन लेवल को ही जान पाएंगे जबकि दूसरे एलिमेंट को महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मैंने फायर एलिमेंट पर फोकस करने की कोशिश की, एक खूबसूरत फायर एलिमेंट टीचर अचानक हमारे क्लास में आ गई। ऐसा लगता है कि एनुअल एग्जाम से पहले मैं प्राइमरी स्किल फायर डस्ट को एक्टिवेट कर सकता हूँ। आरव का कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ गया। तुम्हारे क्लास टीचर ने पहले ही मुझसे एनुअल एग्जाम्स के में बात की थी। पहले, अगर तुम ज़रूरतों को पूरा नहीं करते तो तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाएगा। दूसरा, तुम्हें तुम्हारे ग्रेड्स के अनुसार अलग अलग क्लास में बांट दिया जाएगा। अगर तुम्हें एलीट क्लास में रखा गया तो तुम्हें कुछ फ़ायदे मिलेंगे जो मैजिक यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में तुम्हें बढ़त देंगे। इसलिए इस स्कूल सेमेस्टर में सभी को कड़ी मेहनत कर एलीट क्लास में आने की कोशिश करनी होगी, मिस मीरा ने सभी से कहा। मिस मीरा, क्या आप एलीट क्लास को पढ़ाएंगी? एक लड़के ने पूछा। हाँ, अगर सब कुछ प्लानिंग के अनुसार चलता है तो मैं तुम्हें पढ़ाने के बाद एलीट क्लास के लिए प्रैक्टिकल मैजिक टीचर के रूप में चुनी जाऊंगी, मीरा ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। टीचर, मैं लकी। ओह, मैं हरी एलीट क्लास में आने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मिस मीरा, मैं भी भविष्य में आपका ही स्टूडेंट बनना चाहता हूं। मीरा ने एक कोमल मुस्कान बनाए रखी क्योंकि वो बता सकती थी कि उनकी आज की पहली क्लास काफी अच्छी रही। स्टूडेंट्स का पढ़ाई के लिए जुनून जाग उठा था। ओह हाँ, जब कोई भी 7 स्टार्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए तो वो मुझसे पर्सनली आकर मिल सकता है। मैं अपने शेड्यूल से समय निकालकर तुम्हें कुछ और सिखाऊंगी, मीरा ने आगे कहा। क्या? पूरी क्लास में अचानक शोरगुल होने लगा। 7 स्टार्स, ये अचानक सभी का टारगेट बन गया। मैं 7 स्टार से बहुत दूर नहीं हूं, मिस मीरा, मेरा इंतजार करना। क्या सच में? तुम कितने को कंट्रोल कर सकते हो? 2। चल हट। मैं 3 कर सकता हूं, ये तुमसे बेहतर है, हरी ने गर्व से भरे चेहरे के साथ कहा। 3 स्टार्स और तुम अब भी यहां खड़े होकर घमंड कर रहे हो। मैं लगभग 4 पर हूं। क्या तुम नहीं जानते कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो उन्हें कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता जाता है? राजेश ने ताना मारते हुए पूछा। ये मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। तुम सभी बेवकूफ़ी हो, आदित्य पहले ही 5 स्टार्स को कंट्रोल कर चुका है। अगले सेमेस्टर में वो अगर आधे दिन भी मोबाइल चलाए तब भी वो 7 स्टार्स तक बड़े आराम से पहुंच सकता है। सबसे पहले मिस मीरा के साथ काम करने वाला आदित्य ही होगा, हरमन ने तुरंत उपहास करते हुए कहा। क्या आदित्य सच में इतना टैलेंटेड है? 5 स्टार्स, उसने इसे कैसे कल्टीवेट किया? वो तो सच में बहुत टैलेंटेड है। मैंने सुना है कि स्कूल के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट जिसमें समनिंग एलिमेंट अवेकन किया था, उसने भी सिर्फ 5 स्टार्स को ही कंट्रोल किया है। गर्म हवा पहाड़ों के ऊपर बह रही थी, दक्षिण को अपने घेरे में लेकर वसंत के आने का संकेत दे रही थी। इसके बाद भारी बारिश आई, एक अच्छा संकेत, जिसके बाद पेड़ की सभी पत्तियां और फूल खिल उठे थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रहे थे और मौसम बहुत खुशनुमा लग रहा था। अद्वैत शहर को कई मौसमों वाला शहर माना जाता था, हालांकि कभी कभी यहाँ मौसम अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता था। बस आज सुबह की ही बात है, सूरज तेज और चमकदार था। हजारों मील दूर तक एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक एक अजीब हवा के साथ काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। जैसे जैसे शाम हुई, बहुत जोरों से बारिश होने लगी और ठंडी हवा किसी बर्फीले तूफान की तरह तहलका मचा रही थी। क्या तूफान आ रहा है? ये खराब मौसम, ये पूरे साल बेतरतीब ढंग से बरस रहा है। ये किसी भी मौसम में बदल जाता है, बिना किसी रुकावट के, लकी ने स्कूल हॉस्टल के अंदर से शिकायत की। लकी, क्या तुम विंड एलिमेंट यूजर नहीं हो? आओ, तुम्हें बाहर तूफान में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या तुम विंड एलिमेंट की प्राइमरी स्किल विंड ट्रेल को एक्टिवेट कर सकते हो या नहीं, स्कूल हॉस्टल में ही रोहन ने कहा। तुम्हारे पास वोटर एलिमेंट है, तुम क्यों नहीं बाहर जाकर अपना वोटर बैरियर दिखाते हो, ओ महान वोटर मैजिशियन? जब तुम बाहर जाते हो तो तब भी छाते का इस्तेमाल करते हो, जब तुम बाहर जाते हो तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। समस्या ये है कि एनुअल एग्जाम्स का समय करीब है। लेकिन रोहन अब भी सिर्फ 4 स्टार्स को कंट्रोल कर सकता था। इस तरह वो वोटर एलिमेंट के स्किल वोटर बैरियर को एक्टिवेट करने से अभी काफी दूर था। लकी, क्या तुम सच में विंड ट्रेल का इस्तेमाल कर सकते हो? तो हमने क्यों नहीं दिखाते? सच्चाई ये है कि उस गुस्सैल लड़की नेहा को फायर फर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए देखने के अलावा
हमने क्लास में किसी और को सही तरीके से जादू करते नहीं देखा। क्लास मॉनिटर, जो हर दिन मिस मीरा के बारे में बातें करते नहीं थकता था, उसने कहा, मैं अभी भी इसे उतरने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं 100% सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। लकी ने हल्की शर्म के साथ कहा। लकी, हमें दिखाओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि विंड एलिमेंट स्किल कैसी दिखती है। आरव की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने अपने हाथों में पकड़ी थ्योरी की किताब नीचे रख दी। ये जगह बहुत छोटी है। हॉलवे का इस्तेमाल करो, हॉलवे बहुत लंबा है। ठीक है, मुझे कोशिश करने दो। लेकिन मैं इसमें सच में स्किल्ड नहीं हूं, लकी ने सिर हिलाते हुए कहा। टर्म खत्म होने वाला था और लकी में काफी टैलेंटेड था। वो क्लास में उन कुछ लोगों में से एक था जो 7 स्टार्स को कंट्रोल कर सकते थे। हर कोई हर एलिमेंट की स्किल्स के बारे में जानने को एक्साइटेड था और इसलिए ही वो लकी को अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते देखना चाहते थे। ठीक है, मैं कोशिश करके देखना हूं। लकी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक्टिवेशन के स्टेट में जाने लगा। वो सच में धीमा था। ये सच था कि वो स्टार्स को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा नहीं था। उसने अपनी सांसों की लय बनाए रखी और सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। स्वू। अचानक टेबल पर रखी किताबें हिलने लगीं। स्कूल हॉस्टल के पुराने दरवाजे चरमराने लगे। फर्श की धूल उठने लगी और सभी के कपड़े हवा में उड़ने लगे। विंड ट्रेल, फास्ट स्टाइड। लकी के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। उसकी आंखों में एक ब्लू लाइट चमक रही थी और उसका कॉलर हिलने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, टूथब्रश, कप्स और कपड़े के रैक्स तक हिलने लगे। आरव ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। हवा के तेजी से पता चल रहा था कि ये हवा नॉर्मल नहीं थी, बल्कि लकी के मैजिक से यहाँ आई थी। ये लकी के हाथ से निकल रही थी और देखते ही देखते पूरे हॉलवे में फैल गई थी। स्वूश। अचानक लकी हॉलवे से गायब हो गया। जो लकी कुछ देर पहले स्कूल हॉस्टल के बीच में खड़ा था, वो अब हवा की तरह गायब हो गया था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो बस कुछ सेकंड्स में विंड ट्रैक को फॉलो करते हुए हॉलवे के आखिर में मौजूद वॉशरूम तक पहुंच गया। ये कितना औसम है, रोहन चिल्लाया। स्कूल हॉस्टल में मौजूद सभी लोग तुरंत दरवाजे से बाहर निकले और लकी के पीछे भागे। हालांकि जैसे ही सभी ने अपने स्कूल हॉस्टल से बाहर निकल हॉलवे की ओर भागे, लकी पहले ही हॉलवे के बाईं ओर मुड़कर हॉल के आखिर तक तेजी से पहुंच गया था। बहुत तेज। आरव को ये पृथ्वी पर मौजूद फ्लैश की तरह लगा, जो कुछ हो सेकंड में लाइट की स्पीड से भाग सकता था। आरव का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। विंड एलिमेंट की प्राइमरी स्किल तो सच में बहुत कूल थी, और विंड ट्रैक पर जाना फ्लैश की तरह ही लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने जितना मजेदार था। मदद करो, मदद करो, लकी जोरों से चिल्लाया। पिंग। हॉलवे अचानक कांप उठ। आरव एक और जहां लकी के स्किल से जल रहा था, तो वही लकी हॉलवे के वॉशरूम से टकरा गया था। सभी लोग उसे देख हंसने लगे। बाथरूम का नल टेढ़ा हो गया था और पानी यहां वहां छिड़कने लगा था और बाथरूम के दरवाजे का एक हिस्सा भी टूट गया। विंड ट्रैक आखिरकार गायब हो गया। लेकिन लकी अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी नाक से खून बह रहा था। उसे देख कोई भी बता सकता था कि वो कितने दर्द में था। आरव ने चुपचाप अपना सिर पीछे कर लिया और बेड पर जाकर बुक खोल के उसे ऐसे पढ़ने की एक्टिंग करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और तभी गुस्से में होटल का मैनेजर वहां आ पहुंचा। विंड एलिमेंट की स्पीड किसी तेज स्पीड वाली कार के जैसी थी, लेकिन अभी उसे इसका इस्तेमाल करना अच्छे से नहीं आता था। उसे ये नहीं पता था कि कब विंड ट्रैक से बाहर आना है और कब उसे रोकना है। यही वजह थी कि वो विंड ट्रैक को रोके बिना ही वॉशरूम से टकरा गया था। तुम सभी बहुत बड़े बदमाश हो। एनुअल मैजिक एग्जाम्स इतने करीब है और तुम लोगों को अभी भी मस्ती सूझ रही है। अगर मैंने फिर से ऐसा कुछ होते देखा तो तुम लोगों की खैर नहीं। इस ठंडी हवा और बारिश में हॉस्टल मैनेजर की दहाड़ पूरे हॉलवे में गूंज गई। एनुअल एग्जाम्स आखिरकार आ गए और बहुत से लोगों के लिए आज का दिन एक भयानक सपने जैसा था। इसका कारण ये था कि वो डर रहे थे कि कहीं आज उन्हें स्कूल से बाहर ना निकल दिया जाए। हालांकि मैजिक की पढ़ाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हर मैजिक हाई का सिस्टम ऐसा ही काम करता था। जो लोग इस पूरे एक साल में भी अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाए, उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल का मानना था कि मैजिक उनके लिए बना ही नहीं है। जो स्टूडेंट्स अपना मैजिक कल्टीवेशन मन लगाकर कर रहे थे, आज का दिन उन्हें अपना टैलेंट और अपनी मेहनत दिखाने का था। आज का दिन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए था जो अपने एलिमेंट के प्राइमरी रैंक स्किल्स का यूज करने लगे थे।
तूफान भरी रात गुजर चुकी थी और सुबह का सूरज एक खुले आसमान के साथ पूरी दुनिया के लिए नई उम्मीदें लेकर आया था। आरव के चाचा के महल के अंदर आदित्य ने स्पेशली आज के दिन के लिए वाइट कलर की टी शर्ट और ट्राउजर्स पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक अमीर फैमिली का लड़का था। आदित्य एक हैंडसम लड़का था और उस पर ये लो प्रोफाइल के कपड़े भी जम रहे थे। उनमें वो और भी एलिगेंट नजर आ रहा था। उसने पहले ही कई लड़कियों का दिल जीत लिया था, लेकिन कोई कैसे भूल सकता था कि वो रॉयल फैमिली रजावत का मेंबर है। हालांकि उसके एक मैजिशियन फैमिली से आने की वजह से वो इन साधारण और नॉर्मल बैकग्राउंड की लड़कियों में से किसी को भी पसंद नहीं कर सकता था। उसके लिए तो सिर्फ समायरा जैसी लड़की बनी थी जो जीनियस और सिंह फैमिली जैसे रॉयल फैमिली से थी। उसके अलावा और कोई भी लड़की उसके लायक नहीं थी।